हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग इतिहास की श्रृंखला शुरू किए हैं और इतिहास में भी हम प्राचीन काल का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन काल का चैप्टर 2 हमने कुछ दिन पहले शुरू किया है और उसका पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब हम आज की क्लास में नव पाषाण काल की क्लास करेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लास को शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद का काल है, तो अब उसकी क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव मतलब नया। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद जो पाषाण काल आएगा उसे नव पाषाण काल कहेंगे। अब हम आज उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और इसका समय पीरियड जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 नहीं 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कोई कोई इसको 3,000 ईसा पूर्व तक कहते हैं और कभी कभी कुछ इतिहासकार इसे 6,000 से 3,000 ईसा पूर्व भी कहते हैं। तो इसका मुख्यतः समय 9,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। तो इस 9,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक के नव पाषाण काल की क्लास का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल अपने पूर्ववर्ती कालों की तुलना में अधिक विकसित था। मतलब जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का मानव था उसकी तुलना में नव पाषाण काल के मानव का जीवन स्तर अधिक अच्छा था। इस काल का मानव खाद्य संग्रहकर्ता की जगह खाद्य उत्पादक बन गया। अभी तक हम लोगों ने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की क्लास में पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का मानव खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता था। वो खाद्य पदार्थों को खुद नहीं उपजाता था। नव पाषाण काल के पहले मानव क्या करता था, जो जंगल वगैरह में जो फल जड़ें वगैरह जो भी मिल जाती थी उनको मानव इकट्ठा कर लेता था और उनको खाता था और खुद कोई भी खाद्य पदार्थ उत्पादित नहीं करता था। परंतु अब नव पाषाण काल में मानव खुद खाद्य पदार्थ उत्पादित करने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि नव पाषाण काल में मानव अपने खाद्य पदार्थों का उत्पादन खुद करने लगेगा। वो खाद्य पदार्थों का केवल संग्रह करता नहीं रह जाएगा। मतलब जो भी प्रकृति में मिल जाएगा उसके भरोसे नव पाषाण काल में मानव नहीं रहेगा। तो नव पाषाण काल अपने पूर्ववर्ती कालों की तुलना में अधिक विकसित था। इस काल का मानव खाद्य संग्रहकर्ता की जगह खाद्य उत्पादक बन गया। नव पाषाण काल में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हुए कि गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान ने इसे नव पाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। नव पाषाण काल में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं और बहुत नए नए परिवर्तन हुए हैं। अभी हम आगे देखेंगे उन परिवर्तनों के बारे में। पर ये परिवर्तन इतनी तीव्र गति से हुए कि इसे गार्डन चाइल्ड एक विद्वान थे, उन्होंने नव पाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। किसी भी चीज को क्रांति तब कहा जाता है जब उसमें अचानक परिवर्तन होते हैं। अचानक व बड़े परिवर्तन होते हैं जब किसी भी चीज में। जब किसी भी चीज में अचानक और बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसे क्रांति कहा जाता है। और नव पाषाण काल में इतने सारे बदलाव हुए थे कि गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वान ने इसे नव पाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी है। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है कृषि कार्य का प्रारंभ। नव पाषाण काल में मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था, अतः नव पाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादक बन गए। अभी तक पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो खाद्य पदार्थ उत्पादित नहीं करता था। उसको जंगल वगैरह में जो भी प्रकृति से मिल जाता था उसी को इकट्ठा कर लेता था और खा लेता था। परंतु जब नव पाषाण काल आया तो उसमें मानव ने प्रकृति से
खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने की बजाय खुद उत्पादित करना शुरू कर दिया। मानव ने खुद खेती की और खुद खाद्य पदार्थों को उत्पादित किया। इस प्रकार नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था और खाद्य पदार्थों का स्वयं उत्पादन करने लगा था। मिट्टी के बर्तन, मृद भांड का प्रयोग। जब कभी भी मानव खाद्य पदार्थों का मान लो उत्पादन करने लगा, तो जब खाद्य पदार्थों को उत्पादित करेगा तो उन खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए कुछ बर्तनों की भी जरूरत होती है। और मानव जब खाद्य पदार्थ उत्पादित करेगा तो भोजन भी बनाएगा। भोजन बनाने के लिए या भोजन को खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ती थी। तो नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य शुरू कर दिया था और कृषि उत्पाद, अनाजों के भंडारण, भोजन पकाने तथा खाने के लिए मृद भांड की आवश्यकता पड़ती थी। तो जो नवपाषाण काल था उसमें मानव को भोजन पकाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती थी। तो मिट्टी के बर्तन या मृद भांड का प्रयोग नवपाषाण काल की एक मुख्य विशेषता है। और बर्तन का प्रयोग होता था, जो भी मानव खाद्य पदार्थों को उत्पादित करता था उनको इकट्ठा करने के लिए और भोजन पकाने के लिए और खाने के लिए मृद भांडों की आवश्यकता पड़ती थी। तो मिट्टी के बर्तन, मृद भांड का प्रयोग नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था और कृषि उत्पाद, अनाजों के भंडारण, भोजन पकाने तथा खाने के लिए मृद भांड की आवश्यकता पड़ती थी। अब अगला है धूसर पात्र, ग्रेवेयर, काले जले हुए पात्र, ब्लैक बर्निश्ड पॉट्स आदि प्रमुख नवपाषाणिक मृद भांड है। तो नवपाषाण काल में जो भी मृद भांड बनाए जाएंगे वो कुछ ये है। धूसर पात्र, ग्रेवेयर, ये भूरे पात्र होते थे, जैसे आजकल भूरे कलर के बर्तन होते हैं लाल लाल, उनको धूसर पात्र कहा जाता था। काले जले हुए पात्र, ये थोड़ा काले जले हुए टाइप के पात्र होते थे, जैसे आजकल मिट्टी के जो भी बर्तन ज्यादा जला दिए आग के ढेर में ज्यादा जला दिए जाएंगे वो काले जले हुए पात्र हैं। ये प्रमुख नवपाषाणिक मृद भांड है। तो धूसर पात्र, ग्रेवेयर, काले जले हुए पात्र, ब्लैक बर्निश्ड पॉट्स आदि प्रमुख नवपाषाणिक मृद भांड है। प्रारंभ में मृद भांड मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, बाद में इन्हें चाक से बनाया जाने लगा। तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुरू हो गया। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तन का प्रयोग नहीं करता था, परंतु नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू किया। तो कृषि कार्य किया तो अनाज पैदा हुआ। जब अनाज पैदा हुआ तो उसको साल भर इकट्ठा करके भी तो रखना पड़ेगा। जब अनाज मानव इकट्ठा करके रखेगा तो उसके लिए मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ी, इसीलिए मृद भांडों का निर्माण किया गया। और फिर अनाज पैदा हुआ तो भोजन मानव पका कर खाने लगा था, तो बर्तन उनको पकाने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ी। और जब भोजन पक गया तो खाने के लिए भी बर्तनों की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार मानव ने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुरू किया था कृषि के उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए और भोजन को पका कर खाने के लिए और भोजन को इकट्ठा करके खाने के लिए। और जो नवपाषाण काल के बर्तन है उनको धूसर पात्र, ग्रेवेयर, काले जले हुए पात्र, धूसर पात्र, ग्रेवेयर, काले जले हुए पात्र आदि नामों से जाना जाता है। तो नवपाषाण काल के बर्तनों को ग्रेवेयर और ब्लैक बर्निश्ड पॉट्स आदि नामों से जाना जाता है। और जो मृद भांड थे वो प्रारंभ में हाथ से बनाए जाते थे, बाद में इन्हें मिट्टी के बर्तनों को चाक से बनाया जाने लगा। तीसरा है नवपाषाण काल की विशेषता, पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग। नवपाषाण काल में पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था।
पॉलिश मतलब जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के नुकीला धारदार बनाया जाता था। जब किसी चीज को धारदार ज्यादा बनाया जाता है तो वो चीजें चिकनी बिल्कुल पॉलिश की तरह दिखने लगती हैं। इसलिए नवपाषाण काल के औजार पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार होते थे। और नवपाषाण काल में औजार बनाने के लिए बेसाल्ट तथा डाइस जैसी आग्नेय चट्टानों का उपयोग किया जाता था। तो नवपाषाण काल में पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। और नवपाषाण काल में औजार बनाने के लिए बेसाल्ट तथा डाइस जैसी आग्नेय चट्टानों का उपयोग किया जाता था। अगली विशेषता है नवपाषाण काल की जानवरों की हड्डी तथा सींग से बने औजारों का प्रयोग। नवपाषाण काल में जानवरों की हड्डी तथा सींग से बने औजारों का बहुतायत में प्रयोग होने लगा। अभी तक हमने पिछली क्लास में मध्यपाषाण काल में पढ़ा था कि जानवरों की हड्डी से औजार बनाए जाने लगे थे, परंतु मध्यपाषाण काल में औजार केवल आंध्र प्रदेश में ही हड्डी से बनाए जाते थे। परंतु नवपाषाण काल में जो हड्डी और सींग से बने औजार हैं वो ज्यादा मात्रा में बनाए जाने लगे। इस प्रकार नवपाषाण काल में हड्डी तथा सींग से बने औजारों का बहुतायत में प्रयोग होने लगा। पहले हड्डी तथा सींग के औजारों का बहुत कम मात्रा में प्रयोग होता था, परंतु नवपाषाण काल में जानवरों की हड्डी और सींग से बने औजारों का ज्यादा मात्रा में प्रयोग होने लगे। स्थायी जीवन का प्रारंभ। अभी तक पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, कभी भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता था। कुछ समय एक जगह रहा फिर दूसरी जगह चल देता था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य शुरू कर दिया था और कृषि कार्य में बीजों को बोने और फसल तैयार होने के बीच लंबा समय लगता है। इसलिए फसलों के रखरखाव के लिए मानव एक जगह रहने लगा। इस तरह नवपाषाण काल में मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। तो नवपाषाण काल का जो मानव था उसने खेती करना शुरू कर दिया था। जब हम खेती करते हैं आजकल भी कोई भी फसल तैयार होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। पहले हम बीज बोते हैं और फिर उन बीजों को बोने के बाद पौधे निकलते हैं और उन पौधों की हमें देखभाल करनी पड़ती है, खरपतवार हटाने पड़ते हैं, उनकी सिंचाई करनी पड़ती है, कीटों तथा पक्षियों से इन पौधों की रक्षा करनी पड़ती है। इस तरह से एक फसल तैयार होने में काफी लंबा समय लगता है। अगर हम घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, तो फसल कभी तैयार ही नहीं हो सकती है। जब फसल तैयार नहीं हो सकती तो फिर कृषि कार्य करना ये हमारे लिए बेकार है। तो जब कृषि कार्य हम लोग करने लगेंगे, मानव करने लगा, तो मानव को एक जगह रहना अनिवार्य हो गया। इसीलिए मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ था। इस तरह नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य शुरू कर दिया था और कृषि कार्य में बीजों को बोने तथा फसल तैयार होने के बीच लंबा समय लगता है। इसलिए फसलों के रखरखाव के लिए मानव एक जगह रहने लगा। इस तरह नवपाषाण काल में मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। पहिए का आविष्कार। नवपाषाण काल में पहिए के आविष्कार से मानव ने आवागमन के लिए वाहन बनाए, जिससे आवागमन सरल हुआ। पहले क्या होता था, जानवर जैसे कोई जानवर है, मान लो बैल है, उसकी पीठ पर मानव बैठ गया और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। और लेकिन जब पहिया बन गया तो उसने उसी बैल से एक बैलगाड़ी बना ली, उन्हीं बैलों से। तो उस गाड़ी में बैठकर ज्यादा लोग आने जाने लगे और उससे आसान भी हो गया। ज्यादा चीजें मानव एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था, ज्यादा लोग आ जा सकते थे। इस तरह से पहिए के आविष्कार से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना सरल हो गया। तो नवपाषाण काल में पहिए के आविष्कार से मानव ने आवागमन के लिए वाहन बनाए, जिससे आवागमन सरल हुआ। पहले क्या होता था, मानव एक जानवर की पीठ पे बैठ के गया तो केवल एक जानवर की पीठ पर 1 या 2 लोग बैठ सकते थे। फिर मान लो मानव ने बैलगाड़ी बना ली, उसमें 8-10 लोग बैठ गए।
इसी तरह से जैसे घोड़ा था, घोड़े की पीठ पर एक दो लोग बैठ सकते हैं, घोड़ा गाड़ी बना ली, ज्यादा लोग बैठने लगे। इस तरह से लोग धीरे धीरे आना जाना उनके लिए आसान हो गया। तो पहिए के आविष्कार से आवागमन आसान हुआ। अब पहिए से चाक बनाया गया, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक होता है वो भी पहिए से बनाया गया। इस चाक से मिट्टी के बर्तन बनाना आसान हुआ। पहले क्या होता था, मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, ज्यादा अच्छे नहीं बनते थे, और अब चाक का प्रयोग होने लगा, पहिए के चाक का, तो उससे बर्तन बनाना आसान हो गया। इस प्रकार पहिए के आविष्कार से पहला तो आवागमन सरल हुआ और दूसरा मिट्टी के बर्तन बनाना आसान हुआ। तो इस तरह से नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला, कृषि कार्य का प्रारंभ, कृषि प्रारंभ। और दूसरा है पशुपालन का विस्तार, पशुपालन का विस्तार। पहला है कृषि प्रारंभ, कृषि प्रारंभ हो गई, पहले कृषि नहीं होती थी, नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हो गई। दूसरा पशुपालन का विस्तार हो गया, पहले थोड़ी मात्रा में पशुपालन होता था, परंतु नवपाषाण काल में पशुपालन का विस्तार हो गया। और तीसरा है स्थायी जीवन का प्रारंभ, स्थायी जीवन का प्रारंभ। नवपाषाण काल में मानव एक इस जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे। पहले मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, क्योंकि मानव खाद्य पदार्थ इकट्ठा करता था, जहां उसको खाद्य पदार्थ मिला वहीं घूमता रहता था। लेकिन नवपाषाण काल में मानव खुद खाद्य पदार्थ उपजाने लगा, तो उन खाद्य पदार्थों की फसलों की रक्षा के लिए उसे एक जगह रहने लगा, मानव रहने लगा एक जगह। तो इस तरह से मानव का स्थायी जीवन शुरू हुआ। और चौथा है ग्राम समुदायों का उदय, ग्राम समुदायों का उदय। ग्राम समुदायों का उदय। पहले क्या होता था, मानो एक दो लोग, दो चार झुंड रहते थे, मानव समूह में रहता था, लेकिन गांव के समूह नहीं थे। अब क्या हुआ, मानव के जितने भी, जो भी मानव समूह में रहता था वो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा। वो स्थायी रूप से जिस जगह पे रहने लगा उसे ग्राम कहा जाता था। तो जब मानव स्थायी रूप से रहने लगा, तो जहां पर स्थायी रूप से रहने लगा वो जो जगह बन गई उसे ग्राम समुदाय कहा गया। और गांवों के जो घर होते थे वो कच्चे घर होते थे। तो क्या हुआ, ग्राम समुदाय का उदय हो गया। और अगली विशेषता है नवपाषाण काल की, पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग, पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग। अब मानव पत्थरों को अच्छे सही तरह से घिस घिस कर धारदार हथियार बनाने लगा। जब किसी भी पत्थर को ज्यादा घिसा जाता है तो वो चिकना पालिशदार हो जाता है और वो हथियार ज्यादा धारदार हो जाते हैं। तो नवपाषाण काल में पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। अगली विशेषता है हड्डी तथा सींग के औजारों का प्रयोग, सींग के औजारों का प्रयोग। तो नवपाषाण काल की एक अन्य विशेषता ये है कि उसमें हड्डी और सींग से बने औजारों का बहुतायत में प्रयोग होने लगा। पहले प्रयोग शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में, लेकिन ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं होता था। नवपाषाण काल में हड्डी और सींग के औजारों का बहुतायत में प्रयोग होने लगा। और अगली विशेषता है
अगली विशेषता है, अब अगली विशेषता छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से ये नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं जिसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और एक पॉइंट अभी हम लोगों ने और पढ़ा था कि इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा गया है। और इसे नवपाषाणिक क्रांति भी कहा गया है। इसे नवपाषाणिक क्रांति गार्डन चाइल्ड ने कहा है। गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, इन्होंने इसे कहा है नवपाषाणिक क्रांति। नवपाषाणिक क्रांति। इस तरह से नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे देखते हैं नवपाषाणिक स्थल। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जहां से हमें नवपाषाण काल के बारे में पता चलता है। पहला है लहुरा देव, ये संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व में चावल उपजाए जाने का साक्ष्य मिला है। लहुरा देव भारत का सबसे प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। तो लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व में चावल उपजाए जाने का साक्ष्य मिला है। लहुरा देव भारत का सबसे प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। अगला स्थल है नवपाषाण काल का मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान राज्य पाकिस्तान का जो है वहां पर स्थित है। मेहरगढ़ से करीब 7000 ईसा पूर्व के गेहूं उत्पादन का साक्ष्य मिला है। लहुरा देव की खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का कृषि उत्पादन का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ ही था। तो मेहरगढ़ से जो है 7000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ से करीब 7000 ईसा पूर्व के गेहूं उत्पादन का साक्ष्य मिला है। लहुरा देव की खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का कृषि उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ ही था। अगला स्थल है कोल्डियावा, ये उत्तर प्रदेश में है। कोल्डियावा से चावल उत्पादन का साक्ष्य मिला है। लहुरा देव से पूर्व कोल्डियावा भारत का सबसे पुराना चावल उत्पादन का स्थल था। तो कोल्डियावा से चावल उत्पादन का साक्ष्य मिला है। लहुरा देव से पूर्व कोल्डियावा भारत का सबसे पुराना चावल उत्पादन का स्थल था। अगला स्थल है महागरा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। महागरा से भी धान उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। तो महागरा से भी धान उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल है चौपानी मांडू, ये भी उत्तर प्रदेश में। चौपानी मांडू के मध्य पाषाण कालिक स्थल से मधुमक्खी के छत्ते जैसे घरों के अवशेष मिले हैं। चौपानी मांडू स्थल की जब खुदाई की गई थी तो उसका जो मध्य पाषाण काल का स्तर है उससे मधुमक्खी के छत्ते जैसे घरों के अवशेष मिले। उस मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी एक दूसरे में लिपटी होती हैं, उसी तरह से जो चौपानी मांडू है वहां से मधुमक्खी के छत्ते जैसे घरों के अवशेष मिले हैं। अब बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है निवास स्थान, मतलब रहने का स्थान। बुर्ज होम में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास का क्या मतलब होता है कि गड्ढा खोद कर घर बनाकर रहना। तो बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है निवास स्थान और बुर्ज होम में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात बुर्ज होम में जो मानव रहता था वो गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे रहता था। बुर्ज होम में मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो मानव जो दफनाया जाता था उसके साथ में बहुत जगह पे कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्ज होम में मिला है। और बुर्ज होम की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर का नवपाषाणिक स्थल है और बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है निवास स्थान। और बुर्ज होम में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात गर्त आवास का मतलब होता है कि गड्ढा खोदकर उसके नीचे घर बना कर रहना।
बुरजोम में मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बुरजोम की खोज 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। गुफकराल, गुफकराल ये स्थल भी जम्मू कश्मीर में है बुरजोम की तरह। गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा बुरजोम का शाब्दिक अर्थ है। यह कश्मीर में करेवा को काट कर बनी गुफाएं हैं। करेवा जो हिमालयी मिट्टी होती है उसे करेवा कहा जाता है। हिमालयी मिट्टी, हिमालयी मिट्टी जो होती है उसे करेवा कहा जाता है। तो जो करेवा है इसी को काट कर गुफाएं बनी हुई है, उसी को गुफकराल कहा जाता है। तो गुफकराल कश्मीर में करेवा को काटकर बनी गुफाएं हैं। यह स्थल जो है वो आज भी कुम्हारों की आबादी से समृद्ध है। जो गुफकराल स्थल है वहाँ आज भी कुम्हार बहुत बड़ी मात्रा में है। कुम्हार मतलब ऐसे लोग जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। कुम्हार इसे प्रमुख विरासत के रूप में देखते हैं। तो गुफकराल जम्मू कश्मीर का स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, और कश्मीर की जो करेवा मिट्टी है उसको काट कर बनी हुई गुफाएं हैं गुफकराल। और गुफकराल आज भी कुम्हारों की आबादी से समृद्ध है तथा कुम्हार इसे प्रमुख विरासत के रूप में देखते हैं कि ये हमारी पुरानी विरासत है। चिरांद, ये स्थल है बिहार का। चिरांद से हड्डी से बने हथियार, विशेषकर सींग से बने हुए हथियार मिले हैं। तो चिरांद से जो है वो हड्डी से और विशेषकर हिरन की सींग से बने हुए औजार बहुतायत में मिले हैं। तो चिरांद बिहार से सींग से बने हुए औजार बहुतायत में मिले हैं। अगला है सेनुआर, ये भी बिहार में। सेनुआर से चावल, जौ, मटर तथा मोटे अनाजों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो सेनुआर से क्या है, चावल, जौ, मटर तथा मोटे अनाजों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब दक्षिण भारत के कुछ नवपाषाणिक स्थल देख लेते हैं। और हमारा जो उत्तर भारत का नवपाषाण काल था वो 3000 ईसा पूर्व तक समाप्त हो जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का जो नवपाषाण काल है वो C14 कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 2600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा अलग है। जो नवपाषाण काल दक्षिण भारत का है उसका समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके बाद नवपाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में महापाषाण काल आ जाता है, महापाषाणिक संस्कृति आ जाती है। लेकिन ये उत्तर भारत में जैसे नवपाषाण काल 3000 ईसा पूर्व तक समाप्त हो जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का जो नवपाषाण काल है वो 1000 ईसा पूर्व तक समाप्त होता है। तो दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल निम्न है। पहला, दक्षिण भारत में मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल वगैरह आते हैं। तो जो दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं वो देखते हैं। पहला है तमिलनाडु के नवपाषाण स्थल। तमिलनाडु का जो नवपाषाण काल स्थल है वो उसमें प्रमुख है पय्यमपल्ली। तो तमिलनाडु का नवपाषाण काल स्थल का नाम है पय्यमपल्ली। और आंध्र प्रदेश के नवपाषाण कालीन स्थल है नागार्जुन कोंडा, पलवाय, उतनूर, गुंटूर। आंध्र प्रदेश के नवपाषाण काल स्थल है नागार्जुन कोंडा, पलवाय, उतनूर, गुंटूर। और कर्नाटक के नवपाषाण कालीन स्थल ब्रह्मगिरी, मास्की, संगनकल्लू, हल्लूर, ये सब है। तो तमिलनाडु के नवपाषाण कालीन स्थल है पय्यमपल्ली। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा, पलवाय, उतनूर, गुंटूर। कर्नाटक के नवपाषाण कालीन स्थल है ब्रह्मगिरी, मास्की, संगनकल्लू। इन कर्नाटक के स्थलों से राख के ढेर के अवशेष मिले हैं। जो ये कर्नाटक के स्थल हैं यहाँ से राख के ढेर मिले, तो इससे पशुपालन का संकेत मिलता है। पशुपालन का संकेत, जैसे मानव आजकल पशु पालता है, तो जो पशु पालने के बाद जो गोबर वगैरह होता है जानवरों का, उसको वहीं जहां पशु पाला जाता है उसी के थोड़ी दूरी पर इकट्ठा किया जाता है, और वही गोबर धीरे 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 काफी समय तक इकट्ठा होता रहता है, तो काफी बड़ा ढेर बन जाता है।
और फिर उसी को ये प्राचीन काल का जो मानव होता था, पशु पालता था, उसी के आसपास गोबर इकट्ठा करता था थोड़ी दूरी पर, और फिर जब मानव को वो जगह छोड़नी होती थी तो वो गोबर के ढेर को या जला देता था। तो यही जो गोबर के ढेर हैं, यही राख के ढेर के रूप में कर्नाटक से मिले हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद दक्षिण भारत के कर्नाटक में जो नवपाषाण काल का मानव था वो पशुओं को बहुत बड़ी मात्रा में पालता था और उसका गोबर इकट्ठा करता था। जब वो सूख जाता था तो उसे जला देता था। तो इस तरह राख के ढेर से पशुपालन का साक्ष्य मिलने के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से एक बार हम लोग समरी में फिर से देखते हैं कौन कौन से स्थल कहाँ पर है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है वो बलूचिस्तान प्रांत के हैं मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राणा गुंडई। उच्च सिंधु क्षेत्र जो है उसमें है जलीलपुर, सराय खोला, गुमला, ढालीगढ़। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं उसमें पहला है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राणा गुंडई। और उच्च सिंधु क्षेत्र जो पाकिस्तान में है उसके प्रमुख स्थल है जलीलपुर, सराय खोला, गुमला, ढालीगढ़। और उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं बुर्ज होम और गुपकरान। जो कश्मीर के स्थल हैं उनको उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। उसमें आते हैं मुख्यतः बुर्ज होम और गुपकरान। और मध्यवर्ती क्षेत्र में मुख्यतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं जिसमें प्रमुख हैं कोल्डियावा, महागरा, चौपानी, मांडू। तो मध्यवर्ती क्षेत्र या उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं कोल्डियावा, महागरा और चौपानी, मांडू। और पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में है बिहार, उड़ीसा और असम के स्थल। बिहार में है चिरांद, सिनवार, ताराडीह, ओडिशा, कुचाई। और असम में है डायोजल हार्डी। तो इस तरह से पूर्वी क्षेत्र में बिहार के स्थल हैं चिरांद, सिनवार, ताराडीह, ओडिशा में कुचाई, असम में डायोजल हार्डी। और दक्षिण भारत में प्रमुख नवपाषाणिक स्थल में तमिलनाडु में है पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश का गुंटूर, कोडेकल, नागार्जुन कोंडा और पलवरम। और कर्नाटक का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है संगनकल्लू, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, पिकलीहल, नरसीपुर, टेक्कलकोटा। तो कर्नाटक के संगनकल्लू, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, पिकलीहल, नरसीपुर और टेक्कलकोटा उत्तरी, मध्य एवं पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में है। दक्षिणी गुजरात का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है एरन, तो गलत है। दक्षिणी गुजरात का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है कोरवा। और मध्य प्रदेश में वीणा घाटी में एरन है। और महाराष्ट्र का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल चंदौली, नेवासा, दायमाबाद। तो दक्षिणी गुजरात या गुजरात के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल कोरवा, मध्य प्रदेश का वीणा घाटी में एरन, एरन लिखा हुआ है, वीणा घाटी में एरन। और महाराष्ट्र में चंदौली, नेवासा, दायमाबाद। इस तरह से ये प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं जिन्हें आप लोगों को टेबल के फॉर्म में याद कर लेना है। तो इस तरह से नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, पहला तो है लहुरा देव। लहुरा देव ये हमारे यूपी में है, संत कबीर नगर जिले में। ये सबसे पुराना कृषि साक्ष्य वाला भारत का स्थल है। तो लहुरा देव जो संत कबीर नगर यूपी में है, ये भारत का सबसे पुराना कृषि साक्ष्य वाला स्थल है। दूसरा है मेहरगढ़, ये गेहूं उत्पादन का सबसे पुराना साक्ष्य वाला स्थल है। ये पाकिस्तान में स्थित है, इस समय पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत में। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ से गेहूं उत्पादन का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। लहुरा देव से पूर्व मेहरगढ़ ही भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नवपाषाणिक स्थल था।
पर अब सबसे पुराना लौरा देव है, उसके बाद मेहरगढ़ है। और तीसरा नवपाषाणिक स्थल है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से चावल उत्पादन का साक्ष्य मिला है। लौरा देव से पूर्व कोल्डिहवा ही सबसे पुराना चावल उत्पादन का साक्ष्य वाला स्थल था। कोल्डिहवा यूपी में स्थित है। ये चावल उत्पादन का सबसे पुराना साक्ष्य वाला स्थल है। और अगला स्थल है महागरा। यहाँ से भी चावल उत्पादन का साक्ष्य मिला है। ये भी हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगला स्थल है चौपानी मांडू। चौपानी मांडू, यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे घरों के अवशेष मिले हैं। अगला स्थल है बुर्ज होम। बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले। गर्त आवास मतलब मानव जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर घर बनाकर रहता था और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ कुत्ता दफन। तो बुर्ज होम में क्या क्या है कि मालिक के साथ कुत्ता दफनाया जाता था और दूसरा यहाँ गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल है गुपखराल। गुपकराल, गुपकराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा, इसको कुम्हारों की गुफा भी कहा जाता है। और अगला स्थल है चिरांद। चिरांद से सींग के हथियार बहुतायत में मिले। चिरांद से सींग के हथियार बहुतायत में मिले। जो सींग से बने हुए हथियार हैं वो ज्यादा बड़ी संख्या में मिले हैं। और जो अगले स्थल है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, पिकली हल, जो भी स्थल है, यहाँ से राख के ढेर के अवशेष मिले। कर्नाटक के जो भी स्थल है वहां से राख के ढेर के अवशेष मिले। राख के ढेर से पता चलता है कि वहां पशुपालन ज्यादा मात्रा में होता था। इस तरह से हम लोगों ने आज नवपाषाण काल का अध्ययन कर लिया है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को हो सके तो शेयर भी करिएगा। अब हम इसके आगे की क्लास में ताम्रपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।